नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम जो है एमसीक्यू सीरीज़ जो है यहाँ पे हम करवा रहे हैं और यह जो एमसीक्यूज़ है हिंदी भाषा शिक्षण। और यह किताब जो है भाई योगेंद्र जीत की किताब है। इसी किताब से जो है हम यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। हम यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले हम टेलीग्राम चैनल पर जो है इससे संबंधित वीडियो से संबंधित पेजेस जो है अपलोड करते हैं। अगर आप वो पढ़ोगे, पढ़कर अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से और कहाँ से है जो है प्रश्न हमने बनाए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आपको बस वहाँ पे जाकर ज्वाइन होना है और ज्वाइन होकर आपको वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको हर रोज़ पढ़ना है। और यह किताब होते ही हम टेस्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेस्ट जो है हम करेंगे, बस आपको हमें फॉलो करना है। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। हर रोज़ तो जितना समय मिलेगा हम हर रोज़ जो है वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक इस किताब में जो तथ्य दिए हैं उससे संबंधित, दूसरे एप्लीकेशन मेथड। आजकल ज़्यादा एप्लीकेशन मेथड भी जो है एमसीक्यूज हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी किताब के आधार पर जो है एप्लीकेशन मेथड के जो है हम एमसीक्यूज बना रहे हैं। पहले तो उसके ऊपर तथ्य के बारे में बना रहे, फिर मेथड्स के बारे में। यानी दो तरह से, दो या तीन तरह से जो है हम एमसीक्यूज यहाँ पे बना रहे हैं। लगता है आपको एक बार आप देखोगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से जो है हम जो है यहाँ पे एमसीक्यूज बना रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त जो हमें मदद कर रहे हैं कि कहीं भी गलत होता है तो कमेंट में बता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ये बाय मिस्टेकली हो जाते हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होते हैं। तो कुछ कभी यानी जो बंदा है, हमारा जो मित्र है, कहीं भूल जाता होगा, इसलिए वहाँ पे वो दे नहीं पा रहा होगा। तो एक जो है हमारे साथी जो है ळ के बारे में बताया है, विशिष्ट व्यंजन, दोनों ने बताया दोस्तों, दोनों ने जो है विशिष्ट व्यंजन के ळ के बारे में बताया है। जो ये जो ळ है ये मराठी का जो है व्यंजन है। ओके, मराठी का व्यंजन है और इसके बारे में बताया है। ध्वनियों के बारे में जब हमने पूछा था पिछली वीडियो में तो उन्होंने ल के बारे में बताया था। तो हम मुझे तो पता है केंद्रीय संस्थान ने जब इसे 2024 में जो है लागू किया था, अभी तक जो है किताबों में देखा नहीं गया। तो इसको हम इससे पहले भी था, संस्कृत में था। तो अब जो है यहाँ पे हम हिंदी में भी उसको लागू किया गया है। तो अभी हमारे जो ध्वनियाँ हैं 53 बन जाते हैं। ओके, तो इस तरह को हम जब भी हम कुछ चीज़ें भूलते तो हमें याद दिलाते रहेगा। हम उसके बारे में भी देखेंगे और वो हम करेक्शन भी कर लेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें नई नई होती है तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें जब टाइपिंग के लिए देते हैं तो वो बाय मिस्टेकली टाइप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गलत गलत यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वही बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें छूट जाती है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप भी जब भी हम कहीं गलत बताते हैं आप बताइएगा, हम उसको करेक्शन कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज की जो है प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं और उसमें से हमें देखना है कि विशेषता कौन सी नहीं है। ओके, ए भाषा यादृच्छिक है, बी भाषा स्थिर है, सी भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, डी भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो इसका जो सही जो उत्तर है बी भाषा स्थिर है। भाषा स्थिर नहीं होती है। भाषा जो है परिवर्तित होती रहती है। तो भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, जो है इसका सही उत्तर। यहाँ पे जो है भाषा यादृच्छिक है, इसका मतलब जो है यादृच्छिक का पहले तो अर्थ हम समझते हैं, यानी स्वतंत्र। ओके, स्वतंत्र या ऐच्छिक, हम क्या कह सकते हैं उसे, ऐच्छिक भी कह सकते हैं और स्वतंत्र भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी दोस्तों भाषा में हम क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों को जैसे कि हम अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। ध्वनियाँ अलग होती है, उसकी ऐच्छिकता भी अलग होती है, यानी स्वतंत्रता भी अलग होती है। अगर हम हिंदी में अगर पानी कहते हैं तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। ओके, वाटर कहते हैं। तो शब्दों और उनके अर्थों के बीच कोई स्वाभाविक, तार्किक या अनिवार्य संबंध नहीं होता है, उसका कोई संबंध नहीं होता है। ध्वनियाँ और अर्थ ऐच्छिक होते हैं, उसकी जो ध्वनियाँ होती है वो स्वतंत्र होती है। इसलिए एक ही वस्तु को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जो है यहाँ पे हम पुकारते हैं। ओके, जैसे जल को वाटर या पानी ऐसा कहते हैं। ओके, नीरू तेलुगु में कहा जाए तो
नीरू, इस तरह से, तो उसका जो अर्थ है वही है। ओके, यहाँ पे और एक दिया है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। 100% दोस्तों, जो सांस्कृतिक अनुभव होते हैं उसी पर जो है भाषा जो है आधारित होती है। भाषा एक अर्जित सीखा हुआ व्यवहार है, यानी हम भाषा को सीख सकते हैं, ओके, और अर्जित भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि देखिए, मैंने जो भी हम कहीं भी एक शब्द को सुना है तो उसके द्वारा हम उस शब्द को समझकर उसको सीख लेते हैं, हम भी उस शब्द का जो है प्रयोग करते हैं, इसलिए अर्जित कहते हैं, सीखा हुआ व्यवहार भी हम इसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ आपको, सांस्कृतिक भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित कैसी होती है। देखिए, अलग अलग इलाकों में संस्कृति यानी क्या है, अपने जो रहने का रहन सहन को है हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो आदिवासी की अलग संस्कृति है, वो उनकी पूजा पाठ अलग सी संस्कृति। ओके, और जो है हिंदुओं की अलग है, ओके, मुस्लिमों की अलग है। संस्कृति यानी रहने का ढंग, ओके, रहना का जो ढंग है, जो शैली है, उसे ही सांस्कृतिक कहते हैं। तो जैसे उनका रहने का ढंग अगर अलग अलग होगा तो जो शब्द भी है अलग अलग ही होंगे। रेगिस्तान में जो ऊंट या पानी के सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द होते हैं। ओके, कई बर्फीले शब्द यहाँ पे एरियाज में भी अलग अलग, जब हम मौसा, ताऊ, मामा, इस तरह के, अंग्रेजी में उसके लिए क्या होता है, अंकल। ओके, रहने का ढंग और उनका जो शैली होता है, भाषा की जो शैली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुभव पर आधारित जो है उसको कहते हैं। तो वो भी जो है भाषा की विशेषता ही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का महत्व किस दृष्टि से आंका जा सकता है जिसका साहित्य उच्च कोटि का हो। यहाँ पे साहित्य की बात कर रहे हैं, जिसका साहित्य उच्च कोटि का हो। आंकना यानी उसका आकलन करना। तो देखिए कैसा हम उसको आंक सकते हैं, भाषा का महत्व किस दृष्टि से आंका, यानी उच्च कोटि का है, हम उससे किस दृष्टि से आंक सकते, तो समाज से भी उसे आंका जाता है, और जाति से भी उसे आंका जाता है, राष्ट्र की उन्नति से भी जो है आंका जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। तो कैसे, देखिए, जब समाज जो है, ओके, समाज जो में जो घटनाएं घटित होती है, समाज में जो परंपरा चलती है, ओके, उसके बारे में ही क्या कहते हैं, साहित्य में हम देखने को मिलता है। तो साहित्य जो हो जाता है समाज का दर्पण। ओके, साहित्य को हम कह सकते हैं समाज का दर्पण कह सकते हैं। तो समाज जैसा होगा, उस इसी समाज के आधार पर भी हम आंक सकते हैं कि उसका साहित्य कितना उच्च कोटि का है, उस वो यह जो समाज जो है कितना प्रगतिशील है। तो वो जो प्रगतिशील समाज है उसका जो हम जिक्र जो है साहित्य में करते हैं, तब हम समाज के ऊपर समाज के द्वारा भी हम उसे आंक सकते हैं कि किसका साहित्य, यानी किस भाषा का साहित्य जो है उच्च कोटि का है। उसके साथ जाति को भी और उसके साथ साथ राष्ट्र की उन्नति को भी हम रखते हुए जो है हम साहित्य को जो है आंक सकते हैं। इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अगला है प्रश्न, भारतीय समाज कितना उच्च था, कितना प्रगतिशील था, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। किसके द्वारा जो है भारतीय समाज जो है उच्च था और प्रगतिशील था, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम कभी भी जो है उपलब्ध साहित्य, वही बताया मैंने, जिसका जो जाति जो और समाज जो प्रगतिशील हो, ओके, उसको हम क्या करते हैं, उसका आंका जा सकता है साहित्य। तो यहाँ पे वही उल्टा हो गया, समाज की कितना ऊंचा था, कितनी प्रगतिशील था, कितना अनुमान किससे लगाते हैं, हम उपलब्ध साहित्य से भी लगाते हैं, और भौतिक वस्तु से लगाते हैं। बी, सी, ये सही, डी, बी गलत। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सही विकल्प चुनने हैं। हमको क्या करना है, सही विकल्प चुनने हैं। तो ये बी, बी सी, सी डी, डी ए सी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए सी। डी ए सी क्यों हो जाएगा, उपलब्ध साहित्य से सही हम अनुमान लगा सकते हैं कि समाज जो है कितना प्रगतिशील था। ओके, इसको हम आंक सकते हैं, ये सही। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो यही बात जो है यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, ये उपलब्ध साहित्य ना लिख कर इसको ये लिखकर सही लिखा है। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए जो है इस तरह से प्रश्न भी आपको दिया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ओके, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको पता नहीं है तो 100% आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब हमें साहित्य में उपलब्ध होगा, 100% उपलब्ध होगा। ओके, सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब यानी अपने को खुद को देखना, समाज के जैसे विचार होंगे, भावनाएं होंगी, वैसा ही उसका साहित्य भी होगा। इस वाक्य से साहित्य को कहा जाता है। ऑफ कोर्स, जैसे हमारे समाज में आज जो घटनाएं घट रहे, उसी को आधार बनकर जो लेखक है उसी को आधार बनाकर जो है साहित्य की रचना करते हैं। ओके,
तो उनकी विचार वहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। उनका जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो उनकी विचारधारा हमको वहाँ पे दिखाई देती है। उसके साथ-साथ भी समाज में घटित होने वाली जो घटनाएँ होती हैं वो भी वहाँ पे हमको दिखाई देती है। उनकी भावनाओं के बारे में दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब है ही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस साहित्य को, इस वाक्य को क्या कहते हैं? तो असंवैधानिक साहित्य नहीं, बी समाज का दर्पण, सी संपूर्ण साहित्य, डी आधुनिक साहित्य। तो क्या कह सकते हैं हम? समाज ये सब दिख रहा है। प्रतिबिंब जब आता है तो जैसे विचार होंगे, जैसे भावनाएँ होंगी, हमें अगर वो साहित्य में दिखाई दे रहा है तो क्या है? समाज का दर्पण है। समाज में जो विचार है, भावना है, उसका अगर प्रतिबिंब हमें साहित्य में दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? समाज का दर्पण भी कह सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न किसी तरह से पूछा सकता है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है विकल्प देते हैं वो, हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नत साहित्य से हमारा तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? उन्नत यानी जो डेवलप्ड यानी अच्छा साहित्य, ओके? जो प्रगति हुई हो, ओके? उसको उन्नत साहित्य कहते हैं, ओके? उन्नत साहित्य से हमारा तात्पर्य भाषा का व्यवहार सुंदर रूप में विविध शैलियों में किया जाता है। यस, 100% जो है भाषा का सुंदर व्यवहार हमें देखने को मिलता है और हमारे पास जो है विविध शैलियाँ भी है। भाषा की जो है विविध शैलियाँ है साहित्य में। उन्नत साहित्य की बात करें तो साहित्य में विविध शैलियाँ क्या है? कविता है। कवि शैली का मतलब है स्टाइल, लिखने का ढंग, पद्धति, ओके? उसे कहते हैं हम, ओके? कविता है, हमारे पास कहानी है, ये भी शैली है। हमारे पास उपन्यास है और नाटक जो है, नाटक भी एक शैली है हमारे पास। इस तरह से आदि जो है हमारे पास जो है शैलियाँ मौजूद है विविध शैलियों में, और इसके अंतर्गत जो है भाषा का सुंदर रूप हमें देखने को मिलता है। कविता में हो, नाटक में हो, कहानी में, शब्दों का अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है, तो ये सही बैठता है, ओके? दूसरा देखिए, भाषा का अनदेखा करके साहित्य सृजन किया जाए। अनदेखा करके कोई भी साहित्य नहीं लिख सकता, ओके? तो ये जो है गलत है, ओके? अगला, आलोचनात्मक ढंग से सोचने और विभिन्न दृष्टिकोण से समझने में मदद ना हो। यहाँ पे देखिए छोटा मिस्टेक हो जाएगा, तो इसलिए मदद ना हो ये भी क्या है? गलत है। मदद मिलती है, आलोचनात्मक ढंग से सोच सकते, दृष्टिकोण से समझ सकते, तो वो भी गलत है, ओके? अगला जो ऑप्शन है देखिए, सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब हमें साहित्य में उपलब्ध होता है। 100% जो है समाज में जो घटित हो रहा है वो हमें साहित्य में दिखाई देता है। जो समाज में हो रहा है वही साहित्य में हमें दिखाई देता है, ओके? तो इस बात को आपको ठुकराना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। तो ये भी जो है डी भी जो है सही होगा। तो इसमें ए और डी सही है, तो इस यहाँ पे हमें विकल्प चुनना है। विकल्प में दिया है डी में ए और डी जो है सही है, तो इसका सही उत्तर जो हो गया डी जो है इसका सही उत्तर है, ओके? अगला प्रश्न है, किसे देखकर हम यह समझ सकते हैं कि भाषा के बिना मनुष्य समाज की दशा कितनी शोचनीय होती है? किसको देखकर? मुझे देखकर या समाज को देखकर? किसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर भाषा नहीं होती तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती थी, हम इतना प्रगतिशील नहीं हो सकते थे, हम इतना आधुनिक नहीं बन सकते थे, ऐसा लगता है? तो यहाँ पे विकल्प दिया है देखिए, ये मनुष्य के दयनीय जीवन क्रम को देखकर। जब हम पुराने समय में जाएंगे तो हमारी जो स्थिति थी, अगर उसको देखेंगे तो क्या है, अगर भाषा नहीं होता तो हम इंसान जो है इतना प्रगति नहीं कर पाता था पहले। यानी प्राचीन के बारे में बात कर रहा है, दैनिक यानी मनुष्य दैनिक जीवन के क्रम, यानी जैसा जैसा मनुष्य जो है प्रगति कर रहा है उसको अगर देखेंगे तो भाषा नहीं होती तो इंसान भी प्रगति नहीं कर पाता था। उसके साथ देखिए बी में दिया है, पशु पक्षियों को देखकर 100% पशु पक्षी जो है अपना जीवन यापन देखिए, उनका बौद्धिक जो है विकास नहीं हुआ क्योंकि उसके पास एक भाषा नहीं होने, उनकी भी अलग अलग भाषा है, मगर बौद्धिक स्तर पर जो है वो उतना जो है साहित्य नहीं है उनके पास। तो ये भी जो है उनको ही देखकर हमें लगता है कि हमारे दयनीय सोचने यानी हो सकती थी दशा, ओके? भाषा अगर नहीं होती थी। उसके साथ कीड़े पतंग को देखकर, ओके? कीड़े मकोड़ों को कह सकते, उसको ही देखकर हमको लगता है, ओके? तो इसका जो सही उत्तर होगा डी सही। तीनों विकल्प पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हमारी दशा जो है शोचनीय होती थी 100% अगर भाषा नहीं होती तो, ओके? तो सही उत्तर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप है, एक उच्चारित भाषा, दूसरा लिखित भाषा जो है, ये 2 रूप भाषा के हैं, ओके? अगला प्रश्न, भाषा के उच्चारित रूप व व्यवहार हम अपनी बोलचाल में प्रतिदिन करते हैं, इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है, ए लिखित भाषा, बी सांकेतिक भाषा, सी मौखिक भाषा, डी स्पर्श भाषा। तो वो कह रहा है, जो प्रश्न में उच्चारित रूप का कह रहा है, तो उच्चारण क्या कहते हैं, किससे करते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक यानी ओरल, तो उच्चारण आ जाता है ना,
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परंपरागत तथा वर्तमान विचारों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो परंपरा से हमें ज्ञान मिल रहा है, वर्तमान विचारों को अगर हम वो भी ज्ञान और वर्तमान विचार में जो हमें हमारा जो विचार है आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए हम किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो एक मौखिक भाषा, बी लिखित भाषा, सी सांकेतिक भाषा, डी व्यवहारिक भाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लिखित भाषा, क्योंकि इसके जो उदाहरण है महाभारत और रामायण के जो पांडुलिपियां हैं, ओके, पांडुलिपियां हैं, यही इसका उदाहरण। तो लिखित भाषा ही क्या है, स्थिर भाषा है, ओके, स्थिर स्थिर साहित्य है उसको, ओके, स्थायी कहते हैं उसे, स्थिर कहते हैं या साहित्य कह सकते हैं। कुछ दिनों के लिए हम उसे रख सकते हैं, मगर विज्ञान ने प्रगति की है, इसलिए आज विज्ञान के माध्यम से भी जो है हम आजकल जो है जो ज्ञान आज का जो ज्ञान है हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए। इसलिए आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, अगर ये यूट्यूब का वीडियो मैं बिना, यानी यूट्यूब जब तक रहेगा तब तक आपको यह जो वीडियो है अवेलेबल में रहेगा। अगर मैं यूट्यूब अगर डिलीट हो जाएगा, यानी उसका हार्डवेयर या कुछ ना कुछ जो है चला जाएगा, यानी सिस्टम खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर में कुछ हाड़ाहुड़ी हुई है, तो वो भी अगर देखने को मिलेगा तो वो जो है ये हमको नहीं देखेगा। यानी जब तक ये है यूट्यूब तब तक आपको ये वीडियो, अगर मैं भी इसे डिलीट कर दूंगा तो आपको ये वीडियो अवेलेबल में नहीं रहे। यानी कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए हम जो है आज विज्ञान के माध्यम से भी है हमारी परंपराओं को और विचारों को जो है सुरक्षित रख पा रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब हम अपना संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं जो हमसे बहुत दूर है, तब हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो संदेश के लिए जो पुराने ज़माने में था, जब उस समय जो है पत्र का व्यवहार होता था, पत्र के माध्यम से जो है हम अपना संदेश पहुंचाते थे। मगर आजकल आधुनिक जो है माध्यम हमको बहुत सारे मिले हैं, आधुनिक उपकरण, और उसमें जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल क्या कर रहे हैं, हमारा संदेश भेज रहे हैं। ओके, और टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम, इसको भी याद रखना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, और उसके साथ साथ बहुत सारा है, फेसबुक, यूट्यूब, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल से, ओके, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जो है आसान से जो है हमारा जो संदेश है उन तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, तो वो लिख कर भेजा जाता था, इसलिए लिखित भाषा का जो है उस समय जो प्रयोग होता था। ओके, अगला जो प्रश्न है देखिए, भाषा स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो स्वरूप के आधार पर भी दो प्रकार है उसके, एक स्थायी भाषा, एक अस्थायी भाषा। ओके, स्थायी के भाषा के बारे में बताया, और स्थायी यानी लिखित भाषा को हम क्या कह सकते हैं, स्थायी भाषा कह सकते हैं। अस्थायी भाषा यानी जब भी हम बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो उड़ जाता है। ओके, हवा में उड़ जाते हैं शब्द, तो उसे हम अस्थायी भाषा भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, अपने लिखित रूप में भाषा सदा रहती है। लिखित रूप में मैंने इससे पहले बताया था, अस्थायी, स्थायी, क्षणिक और विस्थायी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्थायी, जो होगा इसका सही, तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान में प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान में भाषा के उच्चारित और अथवा मौखिक रूप को कुछ स्थायित्व को दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है। जो विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं उसमें से जो मौखिक रूप को कुछ स्थायित्व दिया है, जैसे भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मौखिक रूप ही है, तो कुछ दिनों के लिए मैं इसे भी क्या कर सकता हूँ, स्थायित्व कर सकता हूँ। इससे पहले बताया, तो वो हो गया। यहाँ पे ऑप्शन दिए है, देखिए, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्रश्न। ये नभोवाणी, बी दूरदर्शन, सी सीतावाद्य, डी ध्वनि लेख। तो ये चारों ऑप्शन को आपको समझना है, टेलीग्राम पर जाना है, उस पेज को पढ़ना है, और पढ़कर जो है इस प्रश्न का 83 प्रश्न का जो है आपको कमेंट में उत्तर बताना है। ओके, कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर जो है आपको बताना है। ओके, इसमें सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। ओके, ये विकल्प सही कौन सा है वो आपको बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मौखिक भाषा और उच्चारित भाषा को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसके उदाहरण हैं। तो ये सीतावाद्य, ग्रामोफोन, बी ध्वनि लेख, टेप रिकॉर्डर, सी केवल बी, डी ये बी। तो इसका सही उत्तर होगा ये बी। ओके, ये भी जो है इसका सही, सीतावाद्य भी है, ध्वनि लेख, ओनली केवल बी नहीं है। ओके, केवल बी नहीं, यह भी है, तो इसका सही उत्तर जो है डी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हम जो कुछ भी बोलते हैं वो बोलने के साथ साथ हवा में उड़ जाता है, यह किस भाषा का लक्षण है? तो इससे पहले बताया था हम, तो ये जो है अस्थायी भाषा का जो लक्षण है, जो जब भी बोलते हैं हम वो हवा में उड़ जाता है। और ये क्षणिक भी कह सकते हैं, इसे हम क्षणिक भी कह सकते हैं। ओके, तो स्थायी नहीं कह सकते, लिखित भाषा भी नहीं सकते, स्थायी और लिखित को ही स्थायी भाषा कहते हैं। और तो इसलिए हम ये दो ऑप्शन को छोड़ दे, बी और डी को अगर छोड़ दिया जाए तो विकल्प सही चुनने में हमें क्या चुनना है, ए और सी को चुनना है। तो ये और सी कहाँ पे है, तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। यहाँ पे बढ़िया प्रश्न है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है समझो, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प क्या होना चाहिए, यानी होना चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखिए, भाषा प्रयास से सीखी जाती है, बी भाषा एक प्रणाली है, सी भाषा अपने आप में अद्वितीय है, डी भाषा में सदैव जो है बदलाव होता रहता है। तो इसमें क्या करना है हमको, तो है चारों जो विकल्प है बेहतरीन विकल्प है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। तब स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। ओके, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। जब आप प्रयास करोगे, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब आप क्या करोगे, प्रयास करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तभी ना आप भाषा सीख पाओगे। तो इसमें सबसे उचित विकल्प जो है वो होगा भाषा प्रयास से सीखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, किताब में लिख लो। अगला देखिए, प्रश्न देखिए यहाँ पे, कथन, हमें अ और बी पर विचार करें, यानी हमें दो कथन दिए हैं, अ और बी पर हमको क्या करना है, विचार करना है। देखिए, अ क्या कहता है, भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। 100% जो है भाषा जो है चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है। जब आप चिंता करोगे तो ध्वनि के माध्यम से जो है हम बात कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। देखिए दूसरा, भाषा संभाषण की संरचना संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। 100% संभाषण करने के लिए जो है हमें संरचना की ज़रूरत होती है। संरचना यानी पता है ना आपको, तो भाषा संरचना के लिए भी ज़रूरी है, भाषा संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में भी मदद करती है। तो दो भी सही है, अ और ब तो सही है। हमको विकल्प देखने, यहाँ पे विकल्प क्या दिया है, ये देखिए, अ सही है, बी गलत, ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, अ सही है, ब दोनों सही है। ओके, डी अ और ब दोनों गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा केवल बोलने तक सीमित नहीं है। देखिए यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके एप्लीकेशन मेथड प्रश्न, यहाँ से आपके एप्लीकेशन मेथड प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आपको इसको देखना है, एप्लीकेशन मेथड से संबंधित जो है ये प्रश्न है। ओके, तो देखिए, यदि शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा केवल बोलने तक सीमित नहीं है तो वह किसका प्रयोग करेगा, बोलने तक ही सीमित नहीं है ऐसा समझाना चाहता है तो किसका प्रयोग करेगा, ये व्याकरण अभ्यास का, बी संकेत और चित्र का, सी केवल पाठ्यपुस्तक का, डी रटने का। तो वो क्या करेगा, बोलने तक नहीं बेटा, संकेत और चित्र से भी जो है भाषा जो है हम बोल सकते हैं। ओके, हम बात कर सकते, समझा सकते हैं। ओके, यही जो है इसका सही उत्तर होगा बी। ओके, अगला जो देखिए, अगला प्रश्न, एक छात्र कहता है कि भाषा केवल मनुष्य उपयोग करता है, शिक्षक सही सुधार कैसे करेगा। एक छात्र आया है, जैसे ही छात्र आया मेरे पास, क्या मैं जब पढ़ा रहा था तब एक छात्र आकर कहता है कि भाषा केवल मनुष्य उपयोग करता है, शिक्षक सही सुधार कैसे कर। नहीं बेटा, भाषा मनुष्य ही प्रयोग नहीं करते। आगे क्या होता है देखिए, तो वो डांटेगा, शिक्षक क्या करेगा, डांटेगा नहीं। ओके, डांटेगा नहीं करना चाहिए उसे। ओके, बी अनदेखा करेगा, नहीं करना चाहिए शिक्षक को। सी विषय बदलेगा, नहीं बदलाना चाहिए। ओके, डी पशु पक्षियों की भाषा के उदाहरण देगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उसे डांटना नहीं है, अनदेखा नहीं करना है, विषय बदल देना नहीं है, उसे बस समझाना है कि पशु पक्षी की भाषा के उदाहरण देते हुए उस जो छात्र को समझाना है कि पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, वो अपने भाषा के माध्यम से है वो बातचीत करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक भाषा की सामाजिक भूमिका समझाने के लिए कौन सा उदाहरण देगा। यहाँ पे भाषा की सामाजिक भूमिका यानी समाज के बारे में बात कर रहा है। कभी भी सामाजिक जब भी आता है समाज के बारे में हो रहा है ऐसा समझो आप, तो कौन सा उदाहरण लेगा, ये अकेले पढ़ाई, दूसरा समाज में संवाद, ओके, तीसरा केवल लेखन,
डी व्याकरण। तो शिक्षक भाषा की सामाजिक भूमिका समझाने के लिए समाज में संवाद करेगा। ओके, समाज में संवाद करेगा, तभी जाकर जो है इस उदाहरण से जो है बच्चे समझ सकते हैं। ओके, अगला देखिए, यदि शिक्षक भाषा के सांस्कृतिक स्वरूप, यदि शिक्षक भाषा के सांस्कृतिक स्वरूप को समझाना चाहता है तो वह क्या बताएगा। तो संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति शब्द को पकड़ना है आपको। ओके, भाषा के सांस्कृतिक शब्द को पकड़ना है तो क्या करेगा, तो वो संस्कृति को पकड़ लेगा ना। सांस्कृतिक यानी संस्कृति, संस्कृति यानी परंपरा। ओके, संस्कृति यानी परंपरा, रहन सहन लोगों का, तो उसको पकड़ेगा। तो संस्कृति को आपको पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे विकल्प देखिए, भाषा एक संस्कृति की धरोहर है, भाषा केवल नियम है, भाषा केवल बोलचाल है, भाषा केवल मनोरंजन है। तो इसमें सांस्कृतिक की बात की जा रही है स्वरूप की, तो अब भाषा संस्कृति की धरोहर है। कैसे है, जो परंपरा से हमको मिल रहा है वो हमने साहित्य में पिरो रखा है, तो इसलिए जो है भाषा संस्कृति की धरोहर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बताता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह किस सिद्धांत का प्रयोग है। जब शिक्षक कह रहा है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है, तो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो देखिए भाषिक सिद्धांत का, या बी सामाजिक सिद्धांत का, या सी साहित्यिक सांस्कृतिक का सिद्धांत का, या व्याकरणिक सिद्धांत का। तो वो किसका कर रहा है, तो वो जो है साहित्यिक सांस्कृतिक का जो है सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। ओके, सामाजिक नहीं, यहाँ पे साहित्यिक और सांस्कृतिक जो होता है, साहित्य में जो हो रहा है, संस्कृति में जो था, उसी सिद्धांत को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, इसका सही उत्तर सी। ओके, यदि देखिए अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक भाषा के भावात्मक पक्ष, यहाँ पे देखिए जहाँ पे पकड़ना है उसको पकड़ लिया तो समझो आपको प्रश्न समझ में आएगा। ओके, यदि शिक्षक भाषा के भावात्मक पक्ष को विकसित करना चाहता है तो वह किसका प्रयोग करेगा, कि भावात्मक पक्ष को उसे विकसित करना है तो वो क्या करेगा। तो देखिए कविता और कहानी, बी केवल व्याकरण, सी लिखित परीक्षा, डी रटने की विधि। तो वो क्या करेगा, तो वो कविता और कहानी को जो है वो उसका प्रयोग करेगा, क्योंकि उसमें भाव और भावात्मक पक्ष होते हैं। रटने से जो है हमें भावात्मक पक्ष दिखाई नहीं देते। रटने से क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति अगर मैं रट कर अगर बताऊंगा, समझो मैं रट लिया, कोई चीज़ को रटा और अगले वालों को बता रहा हूँ, तो वो इंसान जो अगले वाला इंसान होता है, मेरे भाव मेरे अंदर जो चल रहा है वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि मैं रटा हुआ हूँ, इसलिए समझ नहीं। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा से भी जो है कुछ भाव हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ओके, इसलिए लिखित परीक्षा भी नहीं है। केवल व्याकरण से तो नहीं ही नहीं, तो कहानी के माध्यम से अगर हम मेरे ऊपर जो बीती है अगर मैं अगले वालों को समझाऊंगा, तो मेरे जो भाव है वो समझ पाएगा, और समझ कर जो है वो जो है हमें बताएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक छात्र मूक है, यानी बोल नहीं सकता, एक छात्र मूक है, शिक्षक किस विधि से पढ़ाएगा। एक छात्र है बोल नहीं सकता, तो उसे किस विधि से पढ़ाएगा। देखिए केवल बोलकर, बी संकेत भाषा से, सी डांट कर, डी परीक्षा लेकर। तो उसको जो है दोस्तों बी संकेत भाषा से वो पढ़ाएगा, यानी हाथों के इशारों से, जो अपने फेस के हाव भाव से। ओके, इस तरह से वो जो है उस मूक छात्र को जो है पढ़ाएगा। ओके, संकेत की भाषा से। ओके, अगला देखिए, यदि शिक्षक भाषा को आत्म अभिव्यक्ति साधन, यहाँ इस शब्द को पकड़ना है आपको, आत्म अभिव्यक्ति का साधन सिद्ध करना चाहता है तो वह क्या करेगा। आत्म अभिव्यक्ति का साधन, किसे भाषा को अगर वो आत्म अभिव्यक्ति का साधन सिद्ध करना चाहता है तो वह क्या करेगा, तो वह अनुशासन अभ्यास, बी रचनात्मक लेखन, सी केवल सुनना, डी रटना। तो वो क्या करेगा, वो रचनात्मक लेखन करेगा, क्योंकि आत्म अभिव्यक्ति जो है आत्मकथा में होती है। ओके, आत्म कथा में जो है हम कर सकते हैं साधन, यानी आत्माभिव्यक्ति का साधन जो है सिद्ध करना चाहता है तो आत्म रचनात्मक लेखन यानी आत्मकथा, ये भी आप उदाहरण ले सकते हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत। तो इससे जो है इसका सही उत्तर आपको समझ में आ जाएगा, रचनात्मक लेखन ही इसका सही उत्तर होगा, बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कक्षा में भाषा को यानी सामाजिक संपर्क का माध्यम समझाने हेतु शिक्षक क्या करेगा। जो भाषा जो है समाज में एक संपर्क, यानी एक दूसरे को संपर्क करने का एक माध्यम है, ऐसा बताने हेतु समझाने हेतु शिक्षक क्या करेगा। तो देखिए संवाद गतिविधि, बी चुप बैठना, सी केवल लिखना, डी परीक्षा। तो ये तीनों भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, संवाद गतिविधि के द्वारा जो है वो समझाएगा। गतिविधि क्या यानी एक्टिविटी, एक्टिविटी संवाद, गतिविधि का मतलब एक्टिविटी होता है, तो एक्टिविटी के द्वारा वो जो समझाता है। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, यदि शिक्षक भाषा के आध्यात्मिक पक्ष को समझाना चाहता है, यहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष के बारे में समझाना चाहता है तो वह क्या करेगा? तो वह जो आध्यात्मिक के बारे में जब भी चर्चा करेगा तो ये कहाँ से प्रश्न लिया है? तो हमने इंद्र के बारे में जो है भाई योगेंद्र जी किताब में आपको मिल जाएगा, वहीं से इस प्रश्न को बनाया गया है। ईश्वर की स्तुति करेगा, ये तीनों भी खेल चित्र सी गलत है, इसका सही उत्तर जो है ये है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक शिक्षक भाषा की बहुअर्थक शक्ति समझाने के लिए क्या करेगा? तो भाषा की बहुअर्थ यानी भाषा के अनेक अर्थ है, उसे समझाने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा? ये रटवाएगा, बी केवल एक अर्थ पढ़ाएगा, सी केवल एक शब्द के कई अर्थ बताएगा, डी अनदेखा करेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ऐसा वो बताएगा, तभी जाके वो बहुअर्थक हो जाएगी, भाषा क्या हो जाएगी? बहुअर्थ। दोस्तों एक शब्द यानी यहाँ पे एक भी शब्द का जो एक ध्वनि होता है उसके बारे में, बहुअर्थ यानी भाषा यानी क्या है? शब्द ध्वनि। ओके, यही जो है भाषा है। तो यहाँ पे एक शब्द के जो है कई अर्थ होते हैं, वो भी शब्द जैसे शब्द वो भाषा ही है। ओके, शब्द के अर्थ बताएगा, इसका सही उत्तर होगा। कभी वो अनदेखा नहीं करेगा, केवल एक अर्थ नहीं होगा, वो रटवाएगा भी नहीं, तो इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक भाषा के सौंदर्य को विकसित करना चाहता है तो वह क्या अपनाएगा? तो ये कविता पाठ, बी गणित, सी परीक्षा, डी अनुशासन। तो वह जो है ये कविता को जो है वह अपनाएगा। कविता के माध्यम से जो है भाषा को सुंदर रूप में हम विकसित कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसलिए जो है ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आज का जो है आखिरी प्रश्न है, और इसके साथ जो है बाकी के जो भी एप्लीकेशन मेथड ही प्रश्न होंगे, एप्लीकेशन मेथड। और ये फर्स्ट चैप्टर से भाई योगेंद्र जी ने जो इकाई 1 दी गई है उसके अंतर्गत और 4 जो है वीडियोस बन सकते हैं। तो इसलिए हम ये चैप्टर और 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, इकाई 1 खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारे जो डीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है वो भी कवर हो जा रहा है। ओके, आखिरी प्रश्न आज का देखिए, यदि शिक्षक भाषा के प्रयोग को जीवन से जोड़ना चाहता है, भाषा भाषा भाषा, बार 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 भाषा आ रहा है उसको समझो, जीवन से जोड़ना चाहता है तो वह क्या करेगा? किसको? भाषा को, भाषा के प्रयोग को जीवन से जोड़ना चाह रहा है तो केवल परिभाषा पढ़ाएगा, दैनिक जीवन के उदाहरण देगा, रटवाएगा, चुप रहेगा। तो वह जो है प्रयोग को जीवन यानी भाषा के प्रयोग के क्या करेगा? दैनिक जीवन के उदाहरण देगा, दैनिक जीवन के क्या करेगा? उदाहरण उससे जोड़कर क्या है वो समझाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, दैनिक जीवन के उदाहरण को देगा। वो क्या करेगा? दैनिक जीवन के उदाहरण का देगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी। धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। आगे के आने वाले प्रश्न उत्तरी जो है हम एप्लीकेशन मेथड से संबंधित है, तो आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें, आपके लिए है। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ते रहेगा और अपनी तैयारी करते रहेगा। ओके।